नमस्कार मेरे प्यारे करसी साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही है क्रॉप इंप्रूवमेंट इन रबी क्रॉप्स। इसके ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि अपने पहले सेमेस्टर में कहीं ना कहीं फंडामेंटल जीपीबी आई, फिर प्लांट ब्रीडिंग आई, फिर कहीं ना कहीं सीड टेक्नोलॉजी आई, फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा क्रॉप इंप्रूवमेंट अपन किस प्रकार से कर सकते हैं खरीफ की फसलों में। और इसके बाद में अपने ये जो लास्ट कोर्स है जीपीबी का, ये अपने कहीं ना कहीं है कि अपन क्रॉप इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं रबी क्रॉप्स में। ये अपने इस क्लास में समझने वाले हैं। बहुत सारे साथियों की सर हम कंफ्यूज रहते हैं, इसको किस प्रकार से पढ़े। तो बेटा ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण रहने वाली है। और इस क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, अच्छे से सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं कि किस प्रकार से फसलों में अपन इंप्रूवमेंट करते हैं और किस प्रकार से अपन फसलों में सुधार करते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और सभी साथियों के एक और रहता है कि सर ये सब्जेक्ट हमारे को कहीं ना कहीं याद नहीं होती है, हमारे को समझ में नहीं आती है। तो इस क्लास में अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इस सब्जेक्ट को याद नहीं, बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। देखिएगा, वन बाय वन अपन चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं इसके फंडामेंटल की, कि जो क्रॉप इंप्रूवमेंट है इसका मतलब क्या होता है। क्रॉप इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं कि सर फसल सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फसल सुधार। अपन फसल सुधार क्यों करते हैं, जरूरी क्यों है बेटा? ये इसलिए जरूरी है, कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाना, रोगों के प्रति कहीं ना कहीं प्रतिरोधी बनाना, कहीं ना कहीं खरपतवार के लिए प्रतिरोधी बनाना, खरपतवार के लिए प्रतिरोधी बनाना, कहीं ना कहीं उच्च उपज के लिए उच्च उपज वाला प्लांट तैयार करना, उच्च गुणवत्ता वाला, नई जलवायु के लिए, अधिक दक्षता। दक्षता बोले तो इफिशियंसी, वाटर यूज इफिशियंसी, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। अधिक दक्षता वाला तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, फसल में सुधार किया जाता है। बेटा कहीं ना कहीं क्रॉप इंप्रूवमेंट इसलिए करते हैं कि अपनी फसल क्या हो, कहीं ना कहीं कीट प्रतिरोधी हो, रोग प्रतिरोधी हो, खरपतवार प्रतिरोधी हो, और उच्च उपज वाली हो, और उच्च गुणवत्ता वाली हो, नई जलवायु के लिए अनुकूल हो, और अधिक दक्षता वाली हो। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फसल सुधार करते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद में अपने को है इसकी फ्लोवर बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। फ्लोवर बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। इसके साथ में ही अपने को इसकी क्या पढ़नी पड़ेगी बेटा, इसकी फ्लोवर बायोलॉजी के अलावा अपने को पढ़ना पड़ेगा, फ्लोवर बायोलॉजी हो जाएगी। फ्लोवर बायोलॉजी के साथ में ही अपन बात करते हैं तो इसकी जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बाद में आते हैं ब्रीडिंग मेथड्स। ऑब्जेक्टिव्स के तो बात कर लिए, मेथड्स मतलब जैसे कि आप क्या करते हो, ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट मेथड्स की बात करते हैं। जैसे कि आप कोई भी फसल का पादप पुरिस्तापन करके नई किस्म ले रहे हो, या फिर फसल में आप कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन करके, म्यूटेशन ब्रीडिंग करके, और इसके साथ में पेडिग्री मेथड के द्वारा, बैक्रॉस मेथड के द्वारा, जिस भी मेथड के द्वारा आप फसलों का क्या कर रहे हो, फसलों का कहीं ना कहीं फसलों में सुधार कर रहे हो, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, वो उसके क्या हो जाएंगे बेटा, वो उसका मेथड हो जाएगा। मतलब जो फसल आप तैयार कर रहे हो वो किस मेथड से आप तैयार कर रहे हो, किस विधि से तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक वन शॉट क्लास आएगी बेटा आपके लिए। चल, एक वन शॉट क्लास आएगी, उस वन शॉट क्लास में ये सारी चीजें आपको क्या करवाई जाएगी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कवर करवाई जाएगी। तो ये वन शॉट क्लास आपको कहां पर मिलेगी, इसी वाईटी चैनल पर मिलेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी साथियों को मैसेज करके और बताना है कि अभी अपने क्लासेस चल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और आपको बता देता हूँ पीडीएफ कहां पर मिलेगी, 8690596638 है। इन नंबरों पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, कौन से ईयर में हो, ये मैसेज कर देना। आपको ऐप की लिंक भेज दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अब अपन चलते हैं, पहले वाले पेपर बता देना, ये लास्ट पेपर रहने वाला है। अपने थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर सॉल्यूशन हो चुके हैं और ये लास्ट पेपर अपने रहने वाला है। तो देखिएगा अपन वन बाय वन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने आता है डेफिनेशन। क्या आती है बेटा? डेफिनेशन आती है।
अपन बात करते हैं कि किस में आ जाएगा। अपने सबसे पहले डेफिनेशन आती है एरिया क्रॉसेस इन ए शुगर केन। मतलब बेटा क्रॉस क्रॉस का बोले तो अपन क्या करवाते हैं, कहीं ना कहीं संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। संकरण किस लिए करवाएंगे बेटा, क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए थोड़ा ना करवाते हैं। कहीं ना कहीं क्वालिटी बढ़े, गन्ने की क्वालिटी बढ़े, गन्ने की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए ही करवाते हैं। तो देखिएगा यह एक संकरण की विधि है। कौन सी, एरिया क्रॉस इन शुगर केन, जिसमें चयनित कई किस्मों को एक सामान्य क्षेत्र में मिलाकर, मतलब पहले किस्मों को चयनित करते हैं, सामान्य क्षेत्र के साथ में मिलाकर उसका क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ताकि अधिक आनुवंशिक विविधता अपने को क्या हो, प्राप्त हो, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी प्राप्त हो। जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी तो इससे उत्पादन अपने को अधिक मिलेगा। तो ये अपने क्या हो जाएगा, एरिया क्रॉसेस इन शुगरकेन हो जाएगा। मतलब चयनित कुछ किस्म होती है, सामान्य क्षेत्र की मिलाकर किस्मों में क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, और इससे कहीं ना कहीं विविधता उत्पन्न होती है। विविधता उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, उत्पादन बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ये एरिया क्रॉसेस इन शुगरकेन आता है। फिर आती है बेटा सिंथेटिक वेराइटीज, मतलब उसको संश्लिष्ट किस्में कहते हैं, संश्लेषित किस्में कहते हैं। और अच्छे सामान्य संकरण योग्यता, मतलब बात करते हैं जीसीए वाले कई चयनित जीनोटाइप को आपस में क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं, और अगली पीढ़ियों में मुक्त परागण के माध्यम से क्या किया जाता है, इनको विकसित किया जाता है। तो ये अपने क्या आ जाएगी बेटा, संश्लेषित किस्में आ जाएगी। बात करते हैं तो सिंथेटिक वेराइटीज आ जाएगी, मतलब अच्छे सामान्य संकरण योग्यता वाले कई चयनित जीनोटाइप को अपन आपस में क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। जीनोटाइप का आपस में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के बाद में अगली पीढ़ियों से में क्या होगा, मुक्त परागण के माध्यम से क्या होगा, विकसित किया जाएगा। तो ये वेराइटीज कौन सी होती है, सिंथेटिक वेराइटीज होती है। कौन सी होती है बेटा, सिंथेटिक वेराइटीज होती है। इसके बाद में आता है एसएसडी मेथड, ध्यान से समझना। ये अपना कोई खेत है, इस खेत में जैसे कि ये लाइनें लग रखी है, ठीक है। अब इन लाइनों में से अपन क्या करेंगे, एक लाइन से एक पौधा, मतलब बात करते हैं एक पीढ़ी में एक अपना जो पौधा है उससे एक बीज लेंगे। क्या लेंगे, एक बीज लेंगे। मतलब यह सेल्फ पॉलिनेटेड फसलों में अपनाई जाती है, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी में प्रत्येक पौधे से केवल एक बीज लेकर आगे बढ़ाया जाता है, जब तक आनुवंशिक एक रूपता नहीं हो जाए, होमोजाइनिसिटी नहीं हो जाए, मतलब समांगी नहीं हो जाए। देखना ध्यान से समझना बेटा, जैसे कि ये अपने कोई लाइन है, इसमें ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है। अब ये बहुत सारे बीज देंगे, पर यहां से एक बीज का चयन करेंगे, यहां से एक बीज का चयन करेंगे। मतलब बात करते हैं प्रत्येक पौधे से क्या करते हैं, एक बीज का चयन करते हैं। मतलब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड फसलों में अपनाई जाने वाली विधि है, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी में क्या होते हैं, प्रत्येक पौधे से एक बीज को लेकर आगे बढ़ाया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं आनुवंशिक एकरूपता आए। क्या हो जाए, एकरूपता है। एकरूपता जब तक नहीं होगी तब तक ये चलाते रहेंगे। ध्यान से समझ लेना, एक पौधे से एक बीज लेंगे, एक पौधे से एक बीज लेंगे, और आगे कहीं ना कहीं कल्टीवेशन करते रहेंगे, और उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। सिंगल सीड डिसेंट मेथड, एक प्लांट से एक सीड, एक पौधे से एक बीज चयन करते हैं, इस प्रकार से पीढ़ियों को चलने देते हैं। तब तक चलने देंगे जब तक समांगी ना हो जाए, जब तक एक समान ना हो जाए। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आती है सब स्पीसीज ऑफ लेंटिल। लेंटिल की क्या बतानी है, सब स्पीसीज बतानी है। तो बात करते हैं जो लेंस कुलिनेरिस होती है, उसकी पहले कुलिनेरिस वाली आ जाएगी। इसके साथ में लेंस कुलिनेरिस की जो ओरिएंटल्स जो स्पीसीज होती है, जिसको जंगली पूर्वज के नाम से जानते हैं, और सब स्पीसीज जो टोमेंटस होती है, वो क्या है, एक अन्य जंगली उपप्रजाति है। तो ये क्या है बेटा, सब स्पीसीज है, किसकी, लेंटिल की है। किसकी है बेटा, लेंटिल की है, मशहूर की है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता मोलिक्यूलर मार्कर। क्या बोलते हैं बेटा, मोलिक्यूलर मार्कर। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जीनों को विशिष्ट स्थानों से अलग करते हैं, विशिष्ट स्पेसिफिक पैलेस से क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। देखिएगा आणविक चिन्ह डीएनए के छोटे छोटे अंश होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे अंश होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डीएनए के छोटे छोटे अंश होते हैं, जो जीनोम के विशिष्ट स्थान से संबंधित होते हैं, और इनका प्रयोग जीवों
प्रजातियों और जीन की पहचान के लिए किया जाता है। अभी मैंने कहा कि जीन की पहचान के लिए जीन का एक स्थान पहचानता है और उसको वहां से क्रॉप करता है, तो इसको मॉलिक्यूलर मार्कर कहते हैं। देखिएगा, आणविक चिन्ह जिन डीएनए के छोटे छोटे अंश होते हैं जो कि जीनोम के विशिष्ट स्थान से संबंधित होते हैं और इनका प्रयोग जीवों, प्रजातियों या फिर जीन की पहचान के लिए किया जाता है। किसके लिए? पहचान के लिए किया जाता है। अब अंतर आता है 6 रो बार्ले और 4 लो बार्ले में। किसमें आता है बेटा? एक तो 6 रो बार्ले होता है, एक क्या होता है? 4 लो बार्ले होता है। तो अपन बात करते हैं 6 रो बार्ले में कितने होते हैं? कहीं ना कहीं 6 पंक्तियां उर्वर होती है। क्या होती है? 6 पंक्तियां उर्वर होती है। और इनमें क्या होती है? 4 लो बार्ले में क्या होती है बेटा? कहीं ना कहीं अपन 2 पंक्तियां ही इसमें क्या होती है? कहीं ना कहीं उर्वर होती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये क्या होता है? हायर नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्पाइक। जो स्पाइक होती है उनमें जो दाने होते हैं वो अधिक होते हैं और इसमें क्या होते हैं? कहीं ना कहीं पर स्पाइक में क्या होते हैं? दाने कम होते हैं। सामान्यतः है अधिक, क्योंकि दाने अधिक है बेटा। स्पाइक में कहीं ना कहीं दाने अधिक है तो उपज भी ज्यादा होगी। और इसमें तुलनात्मक रूप से क्या होती है? रिलेटिवली जो यील्ड है वो कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा? कम होती है। मुख्यतः चारा और भोजन के लिए काम में लेते हैं। इसका उपयोग जो 4 लेब जो बार्ले होता है, 4 रो वाला जो बार्ले होता है, इसका प्रयोग कहीं ना कहीं अपन किसमें करते हैं? इसका प्रयोग अपन कहीं ना कहीं जो अपने शराब के जो उद्योग है उनमें क्या किया जाता है बेटा? प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है अपने वर्टिकल रेसिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। बेटा कोई भी अपने पास में जैसे कि रोग है, अपन सुधार कर रहे हैं, तो सुधार कर रहे हैं, फसलों में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, तो रोगों के प्रति, कीटों के प्रति अपन क्या करेंगे? सुधार करेंगे। तो सुधार करने के 2 मेथड होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस होता है, एक क्या होता है? कहीं ना कहीं वर्टिकल रेसिस्टेंस होता है। तो देखिएगा, ध्यान से समझना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्टिकल रेसिस्टेंस आता है, जिसमें अपन बात करते हैं वर्टिकल रेसिस्टेंस की। वर्टिकल रेसिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस 2 चीजें होती है। ये कहीं ना कहीं एक विशेष जाति के विरुद्ध, मतलब बात करते हैं कोई भी स्पीसीज और जीनस। बेटा कोई भी अपने रोगजनक होता है, कोई भी पैथोजन होता है, तो 2 चीजें होती है, एक स्पीसीज होती है, एक जीनस होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है यह जो रोगजनक है, रोगजनक की एक स्पेसिफिक स्पीसीज के प्रति क्या करता है? रेसिस्टेंस करते हैं। कोई भी अपनी फसल है उसको, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिकल रेसिस्टेंस। वर्टिकल का मतलब है एक के प्रति, ओनली एक के प्रति। इसके साथ में इसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, अनेक जातियों के, अनेक स्पीसीज के प्रति अगर रेसिस्टेंस करते हैं तो उस रेसिस्टेंस को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस कहते हैं। वर्टिकल की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये कहीं ना कहीं एक विशेष जाति के प्रति होता है, एक विशेष जाति के प्रति होता है और कई जातियों के विरुद्ध होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अरे उसको क्या बोलते हैं? उसको कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल कहते हैं। एक के प्रति होता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्टिकल रेसिस्टेंस कहते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए। इसके बाद में अपने पास में आता है एक या कुछ मुख्य जीन द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब बात करते हैं जेनेटिक कंट्रोल, एक जाति के प्रति है, मतलब एक जीन या मुख्य जीन के द्वारा कंट्रोल हो जाएगा। इसमें बहुत सारे माइनर जीन होते हैं, इसमें बहुत सारे माइनर जीन होते हैं, उनके द्वारा हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा? कंट्रोल होता है। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस कई माइनर जीनों के द्वारा कंट्रोल होता है। इसके साथ में ही अपने पास में आता है नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ये जल्दी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो सकती है और ये कहीं ना कहीं अधिक स्थायी और क्या होती है? स्थिर होती है। अधिक स्थायी होती है और इसके साथ में क्या होती है? स्थिर होती है। इसके साथ में ही मतलब ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये जल्दी से खत्म हो जाता है और ये अधिक टाइम तक स्थायी रहता है। इसके बाद में चयन और स्थानांतरण इनका आसानी से होता है, इनका क्या होता है? कठिन होता है। गेहूं में जो रस्ट के प्रति अपन बात करें तो एसआर जीन हो जाएगा, जो कि ओनली रस्ट के लिए है। यहाँ पर अनेक रोगों के प्रति सामान्य प्रतिरोध दिखाई देते हैं, तो उन जीनों को अपन क्या बोलते हैं? वो जो जीन आते हैं वो किस में आते हैं? हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे को। आगे बात करते हैं, सबसे पहले आता है चारे वाली फसलों में कौन कौन से गुणात्मक लक्षण है जिनको प्रजनन के द्वारा अपने को सुधारना चाहिए? ब्रीडिंग के द्वारा सुधार, ऐसे बता दो आप तो कि अपन बात करते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है चारे वाली फसलों के लिए। चारे वाली फसलों के लिए ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो देखिएगा बेटा, चारे वाली फसलों में अपने को क्या करना है? गुणात्मक लक्षणों में क्या है? सुधार करना है।
तो इसमें देखिएगा एक जो भी प्लांट ब्रीडर है वो चारे वाली फसलों में गुणात्मक सुधार करेगा, क्वालिटी इंप्रूव करेगा, तो वो निम्न लक्षणों पर ध्यान देगा, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हाई क्रूड प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए। मतलब जो प्लांट ब्रीडर अगर कोई चारे वाली फसल को तैयार करेगा तो उसमें हाई क्रूड प्रोटीन रखेगा। क्या रखेगा? हाई क्रूड प्रोटीन, उच्च कच्चे प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, ताकि पशुओं को क्या मिले? अधिक पोषण मिले। पशुओं को क्या मिले? पोषण अधिक मिले, तो हाई क्रूड प्रोटीन होना चाहिए, हाई क्रूड प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए जो अपने चारे वाली फसलें होती है उनमें। इसके बाद में आता है कि लो फाइबर कंटेंट, मतलब फाइबर कंटेंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। कि सर फाइबर कंटेंट कैसे? कम रेशा, लिग्निन और सेलुलोज कम होता है तो पाचन क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है, तो पशुओं के लिए अच्छे से पचने वाला होना चाहिए, तो इसमें लो फाइबर कंटेंट होना चाहिए लिग्निन और सेलुलोज का। इसके बारे में आता है हाई टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो टीडीएन बोलते हैं, टीडीएन बोलते हैं, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट है। कुल पाच्य पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जिससे क्या होती है? ऊर्जा या एनर्जी अधिक प्राप्त होती है, ऊर्जा या एनर्जी अधिक प्राप्त होती है। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट क्या होने चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। फिर आता है पैलेटेबिलिटी, मतलब अपना जो चारा है वो स्वादिष्ट होना चाहिए, ताकि पशु उसको आसानी से खा सके। बेटा कई बार अपने को भोजन स्वाद नहीं लगता है तो अपन खाना खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। तो बेटा जो अपने पशु होते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं जीव है, तो उनको जब अच्छा नहीं लगेगा तो वो भी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए पैलेटेबिलिटी वाला होना चाहिए, अच्छे स्वाद वाला होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं जूसीनेस एंड सॉफ्ट टेक्सचर, मतलब रसदार होना चाहिए और मुलायम चारा पशुओं के लिए बेहतर पाचन योग्य होता है। अगर वो रसदार होता है या इसके साथ में ही मुलायम होता है तो वो अच्छे से डाइजेस्टेबल होता है। नॉन टॉक्सिक एंड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर फ्री, मतलब इसमें बात करते हैं विषैले पोषण विरोधी तत्व जैसे कि ऑक्सलेट और नाइट्रेट आदि से फ्री होना चाहिए, आदि से मुक्त होना चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं स्टे ग्रीन ट्रेट, क्या आ जाएगा? स्टे ग्रीन ट्रेट आ जाएगा। मतलब स्टे ग्रीन की बात करते हैं, गुण जो चारे के हैं वो लंबी समय तक हरा रखते हैं। मतलब स्टे ग्रीन का मतलब होता है जो चारे के गुण है वो कहीं ना कहीं लंबी समय तक क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए? स्टे ग्रीन ट्रेट होना चाहिए। लीफ टू स्टेम रेशियो, मतलब पत्तियों का अनुपात अधिक हो ताकि पोषण अधिक हो। मतलब बात करते हैं पत्तियां कहीं ना कहीं अक्सर ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा? जो पोषण वगैरह है वो अच्छे से मिलेगा और पशु चाव से खाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने नेक्स्ट आ जाता है। अब बेटा अभी ऊपर वाला क्वेश्चन देखा, उसमें मेरे को एक चीज बताओ दो कि सर ये कहीं ना कहीं हमारे को रटनी है। मतलब ये पूछ रहा है कि अपन अगर आप जैसे कि आप हो, आप कोई प्लांट ब्रीडर हो, आप एक पादप प्रजनक हो, तो आप चारे वाली फसलों में क्या क्या चीजें चाहोगे? कौन कौन सी चीजें ऐसी हो जिससे कहीं ना कहीं पशुओं के लिए वो चारा बेटर हो? ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट अपन ने पढ़े वो कहीं ना कहीं क्या होने चाहिए? होने चाहिए। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, अपने आता है वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड, मतलब बात करते हैं तो फसलों में बीज उत्पादन की प्रौद्योगिकी, क्या आ जाएगा? फसलों में अपन बात करते हैं फसलों में उत्पादन की, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड जो क्रॉप्स होती है, आपको पता है वानस्पतिक प्रजनन होता है कई फसलों में, उनमें बीज उत्पादन कैसे करें? तो देखो वानस्पतिक रूप से उगाई जाने वाली फसलें वे होती है जो कि बीज से नहीं बल्कि पौधों के विभिन्न अंगों जैसे कंद, कटिंग, राइजोम, सकर्स, बल्ब आदि से उगाई जाती है, जैसे कि आलू, गन्ना, लहसुन, अदरक और हल्दी और केला। इनमें अपन बीज उत्पादन करना चाहते हैं, इनमें अपन सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो वो सीड प्रोडक्शन कैसे होगा? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रू टाइप प्लांट, मतलब सबसे पहले असली गुणों वाले स्वस्थ और रोग मुक्त पौधे का चयन करो। जिस भी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट के आप क्या करना चाहते हो? सीड प्रोडक्शन करना चाहते हो, बीज का उत्पादन करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस प्लांट को ट्रू टाइप में, मतलब जैसे वो है वो वैसे ट्रू टाइप में आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट के बाद में यूज ऑफ सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड मटेरियल, मतलब आप सेलेक्ट करने के बाद में आपको, मतलब प्लांट को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके
बाद में आपको प्रमाणित स्रोत से प्राप्त रोपण सामग्री का प्रयोग करना है। आनुवंशिक शुद्धता बनी रहनी चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता, दो फसलों के मध्य दूरी बनी रहे, मतलब उनके बीज वगैरह मिलावट ना हो, वो क्या होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित हो या पंजीकृत हो। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं प्रॉपर रोगिंग, मतलब खेत में अन्य कोई भी संक्रमित पौधा आ गया, कोई भी रोग ग्रसित पौधा आ गया, अन्य फसल का पौधा आ गया, तो भाई साहब उसको उखाड़ कर क्या करना है, खेत से बाहर फेंकना है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या था बेटा, आइसोलेशन डिस्टेंस, मतलब भौतिक मिलावट और रोग प्रसार से बचाव हेतु क्या करना है, अपने को आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी है। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है कि क्या होता है बेटा, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए दो खेतों के मध्य जो दूरी रखी जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस करते हैं। इसके बाद में आते हैं फील्ड सैनिटेशन एंड हाइजीन, मतलब जो अपना फील्ड है उसको सफाई करो और स्वच्छ रखो। सफाई और स्वच्छता होनी चाहिए। अपन जो भी फील्ड में ये सीड का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उसमें सफाई होनी चाहिए और स्वच्छता होनी चाहिए। सफाई और स्वच्छता, सैनिटेशन और इसके साथ में हाइजीन क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। इसके बाद में आता है डिजीज मैनेजमेंट। क्या आता है बेटा, डिजीज मैनेजमेंट, स्पेशली जो अपने वायरल वगैरह होते हैं उनसे अपने को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो अपने को मेरिस्टेम कल्चर वगैरह करना चाहिए। अगर अपने को कोई भी वायरस वगैरह है तो उसके लिए मेरिस्टेम कल्चर करना चाहिए, वायरस मुक्त पौधे डेवलप करने के लिए। इसके बाद में आता है स्टोरेज एंड हैंडलिंग, मतलब आलू के जो भी कंद है, सेड्स है आदि को सड़ने या समय से पहले अंकुरित होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए। मतलब ये अपन ने क्या कर दिया, डिजीज मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया। फिर इसके बाद में क्या करोगे, उनको आप क्या करोगे, कट करोगे। जैसे आलू के कंद है तो कंदों को कट करोगे, या इसके साथ में ही जो आपके गन्ने के जो सेड्स है उनको क्या करोगे, आप अच्छी जगह पर स्टोर करोगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाता है, ये बीज उत्पादन के मेथड हो जाते हैं किसमें, जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होती है, मतलब जो वानस्पतिक जिनमें क्या होता है, प्रजनन होता है। और इसके साथ में उनका भी तो बीज कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं पौधे का ऐसा भाग जो कि अपने समान पौधे का क्या कर देता है, कहीं ना कहीं जन्म दे देता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं बेटा वेजिटेटिवली, मतलब बात करें उसको कहेंगे तो बीज ही, पर वो क्या कर देता है, अपने समान प्लांट को तैयार कर देता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या बात की, अपन ने बात की कि अपने को ऐसा अगर तैयार करना हो, बीज तो अपने को सीधा लग जाता है पर इनमें बीज बनते नहीं है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसलिए बेटा अपन इन कंदों का इनका ही क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। किस प्रकार से कि आप सभी को पता चल गया। इसके बाद में आता है आलू की पुष्प संरचना। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, फ्लोवर बायोलॉजी में सभी की आपको कॉमन तरीके से बताऊंगा वन शॉट क्लास में। इसके साथ में जो प्रजनन के उद्देश्य हैं ये भी कॉमन बताने वाला हूं, और प्रजनन प्रक्रियाएं, ब्रीडिंग प्रोसीजर्स भी कॉमन बताने वाला हूं। तो इनमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी टेंशन लेना है तो ओनली एक चीज का, और वो चीज क्या है कि अदर आसपास के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, आलू की पुष्प संरचना, प्रजनन क्रियाएं और उद्देश्य, तो ये सारी चीजें आप क्या कर लोगे, आराम से कवर कर लोगे वन शॉट क्लास में। ओनली 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें सारी चीजें कवर करवा दूंगा। इसके बाद में आता है आलू की पुष्प संरचना और प्रजनन उद्देश्य, और क्या आ जाएंगे, ब्रीडिंग मेथड्स आ जाएंगे। तो ये पुष्प संरचना दे रखी है, जो कि आपको भी कुछ भी नहीं देखना है इसमें से, क्योंकि ये सारी कॉमन चीजें मैं क्या करने वाला हूँ, आप सभी को कवर करवाने वाला हूँ। इसके बाद में आता है जो कि पास का क्वेश्चन है, वैसे नहीं है कि आपको कोई पुष्प संरचना बतानी है किसी क्रॉप की ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, नहीं। अब इसमें क्या होता है, अपने को पहले तो म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में बताना है, म्यूटेशन के बारे में बताना है, और म्यूटाजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनका कहीं ना कहीं पल्स इंप्रूवमेंट में क्या भूमिका रहती है। बेटा सबसे पहले देखो म्यूटेशन क्या होता है। देखो अपन बात करते हैं, कोई भी एक प्लांट है या कोई भी एक जीव है, इसमें अचानक लक्षणों में परिवर्तन, अचानक या सडनली, अचानक लक्षणों में परिवर्तन, लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, अचानक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ये अपने प्राकृतिक भी हो सकते हैं और ये अपने क्या हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं। कृत्रिम बोले तो प्रेरित भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं बेटा प्राकृतिक, जैसे कि ये लाभदायक भी हो सकते हैं, ये हानिकारक भी हो सकते हैं।
ये लाभदायक भी हो सकते हैं और इसके साथ में अपन बात करते हैं तो ये हानिकारक भी हो सकते हैं। कि सर कैसे, हमारे को समझा दो एक बार अच्छे से। देखो बेटा समझना, जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि मेरे लक्षणों में चेंज आ जाए, मेरे बाल क्या हो जाए बेटा, अचानक से ब्लैक हो जाए, मेरे बाल अचानक से अच्छे से ब्लैक हो जाए, मेरे बाल अचानक से सफेद हो जाए, मेरे बाल अचानक से क्या हो जाए, उड़ जाए, मेरे बाल अचानक से आने लग जाए, ठीक है। और इसके साथ में मेरी त्वचा कहीं ना कहीं अचानक से ग्लो करने लग जाए, मेरी त्वचा का अचानक से क्या हो जाए, ब्रंट हो जाए, जली हुई सी लगे। तो बेटा ये क्या है, अचानक परिवर्तन। अब इनमें कुछ सही भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी हो सकते हैं। अब प्लांट में कभी कभी ये सही भी हो सकता है और कभी गलत भी हो सकता है, अपने लिए फायदेमंद भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके लिए अपन बात करते हैं लाभदायक हानिकारक होता है, अचानक परिवर्तन आता है, प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। प्राकृतिक पर तो अपना कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अब अपन अचानक परिवर्तन लाकर कभी कभी क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, मतलब फायदे के लिए कि अपन क्या करें, ये करवा दे, खुद अपन करवा के इनमें क्या करेंगे, कोई भी प्लांट है उसमें अचानक लक्षणों में खुद अपन करवाएंगे और वो लाभदायक के लिए करवाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। अपन जानबूझकर करवाते हैं, उसके लिए म्यूटाजन काम में आते हैं। उसके लिए क्या आते हैं, म्यूटाजन कुछ पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो पौधों में उत्परिवर्तन लाते हैं, और वो दो प्रकार के होते हैं। अपन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचुरल, और क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। अब आर्टिफिशियल की बात करते हैं, मतलब प्रेरित की बात करते हैं, इंड्यूस्ड की बात करते हैं, तो इसमें फिजिकल आता है। फिजिकल बोले तो भौतिक, भौतिक की बात करते हैं तो रेडिएशन वगैरह आ जाएगी। केमिकल की बात करें तो अलग अलग केमिकल होते हैं जो कि क्या करते हैं, कहीं ना कहीं में जो उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिएगा वन बाय वन चर्चा करते हैं। सबसे पहले उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक पदार्थों में भौतिक या रासायनिक एजेंटों के द्वारा बदलाव उत्पन्न करके नए आनुवंशिक भिन्नताएं पैदा की जाती है। समझना ध्यान से बेटा कि इसमें क्या होता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के आनुवंशिक पदार्थों में भौतिक या रासायनिक क्या करते हैं, उत्परिवर्तन करते हैं, भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तन करते हैं और विभिन्न एजेंटों के द्वारा बदलाव करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बदलाव करते हैं, चेंज लाते हैं, और इसके द्वारा आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। वो अपने द्वारा अपन क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं उत्परिवर्तन को, लक्षणों में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद में देखिएगा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं, तो फिजिकल म्यूटेशन पहला क्या आ जाएगा, फिजिकल म्यूटेशन आ जाएगा। मतलब भौतिक उत्प्रेरक क्या होते हैं, भौतिक उत्प्रेरक क्या होते हैं, कहीं ना कहीं गामा किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट किरणें, इनके द्वारा कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, इनके द्वारा कहीं ना कहीं उत्परिवर्तन का कार्य करवाया जाता है, तो वो फिजिकल हो जाएगा। केमिकल की बात करते हैं तो इथाइल मिथेन सल्फेट हो जाएगा, सोडियम एजाइड हो जाएगा, और इसके साथ में नाइट्रोसो गुनाइड हो जाएगा। तो ये अपने क्या होते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं केमिकल होते हैं, जो कि इन केमिकलों का प्रयोग करके अपन क्या करवाते हैं, कहीं ना कहीं अपन कहीं ना कहीं क्या करवाते हैं बेटा, अपन कहीं ना कहीं म्यूटेशन करवाते हैं, तो ये म्यूटेशन हो जाएंगे। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं दलहनी फसलों में क्या महत्व होता है। बेटा आपको पता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये क्या करता है, आनुवंशिक विविधता। बेटा आनुवंशिक विविधता होती है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की फर्स्ट कड़ी है। इसके बाद में बात करते हैं रोग प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्में तैयार कर लेते हैं, कीट प्रतिरोधी और सूखा सहनशील वाली कर लेते हैं, सीधे उपयोगी उत्परिवर्तन पैदा करके कहीं ना कहीं प्रजनन चक्र को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चना, तुअर, मसूर, मूंग जैसी दलहनी फसलों में किस्म सुधार के लिए व्यापक रूप से किसका प्रयोग करते हैं, जो अपने म्यूटेशन ब्रीडिंग है उसका अपन क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आदर्श पौधा और पर्यावरण अनुकूलन के बारे में आपको बताना है, और चने के लिए आदर्श पौधा आपको बताना है। बेटा सबसे पहले आपको आदर्श पौधा के बारे में देखना है। इसके बारे में 1 मिनट का ब्रेक लेके अपन देखते हैं आदर्श पौधा क्या होता है।
देखो भाई आगे की ओर चलते हैं। आगे अपने को आदर्श पौधा, आदर्श पौधा क्या होता है और जो अनुकूलन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आदर्श पौधा। आदर्श पौधे की बात करते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं गेहूं में। तो आपको पता है किसान भी कुछ तो सपने देखता होगा। अब किसान क्या देखता है कि अब की बार मेरे जीरे की फसल लग रही है, या सपोज यहाँ पर एग्जांपल है चने की फसल लग रही है। अब चने की फसल लग रही है तो किसान क्या सोचेगा कि अगर हाइट में थोड़ा छोटा हो प्लांट, थोड़ा मजबूत हो, और इसके साथ में ही उस पर क्या है, उस पर कहीं ना कहीं फलियां ज्यादा आए, और इसके साथ में फलियों में दानों की संख्या ज्यादा बने, तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होने के बाद में उससे जो इनकम आएगी उससे मैं क्या लेकर आऊंगा, स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आऊंगा। तो बेटा उसके माइंड में एक छवि बनी, क्या छवि बनी कि चने का पौधा ऐसा होना चाहिए, तब क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा। मतलब चने का पौधा कभी भी उसने क्या नहीं लिया, छोटा नहीं लिया, उसने बेटर ऑप्शन चूज किया कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा बेटर ऑप्शन होना चाहिए, मतलब इस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तब अधिक प्रोडक्शन होगा। तो मतलब आदर्श, जैसे अपन बात करते हैं कोई भी शादी के बाद में बहुत सारे सपने होते हैं आपके कि मेरे जो बच्चे पैदा होंगे वो ऐसे होने चाहिए। तो आपके माइंड में एक छवि बनती है, उसके ऐसे हेयर होने चाहिए, उसके ऐसी आईज होनी चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, मतलब वो बात कर सकते हैं, आइडल होता है आपके, क्या होता है, आइडल होता है। या एक और एग्जाम्पल में समझाता हूं कि कभी कभी क्या होता है बेटा कि अपन सोचते हैं कि मेरे को उसकी तरह बनना है, मतलब उसके या तो करेक्टर्स हो सकते हैं या उसकी बाहरी से रचना हो सकती है, मतलब आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब बोले तो वो आइडल आपका, वो आदर्श है। तो इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि बेटर प्रॉपर्टीज, अपन की बात करें कि बेटर प्रॉपर्टीज ये हो सकती है, अपने आदर्श ये हो सकता है जो कि उच्च उत्पादकता दे सकता है, उच्च क्वालिटी दे सकता है, दैट इज आदर्श पौधा, दैट इज आइडल प्लांट, मतलब वो क्या होता है, आदर्श पौधा होता है। अब बात करते हैं कि पर्यावरण अनुकूलन की बात करते हैं। बेटा किस्म आपके पास में बहुत अच्छी है, फसल आपके पास में बहुत अच्छी है, पर आप जब उसको ले जाकर ग्रो करते हो किसी ऐसी कंडीशन में, वहां पर वो सूटेबल ही नहीं है, वहां पर वो जीवित ही नहीं हो पा रहा है। जैसे कि बात करते हैं यूपी से आप कोई भैंस ले आए, यूपी से कोई भैंस ले आए और उसको आप कहीं ना कहीं जो अपने जैसलमेर है, बीकानेर, वहां पर रखना चाह रहे हो, तो बेटा कैसे हो पाएगा, वहां पर पानी वगैरह की सुविधा है, हरे चारे की सुविधा है, वहां पर सारी सुविधा है। और जैसलमेर में क्या है, जैसलमेर में कहीं ना कहीं मिट्टियां हैं और गर्म लू चलती है, ना ही कोई वनस्पति है, तो वहां पर वो ग्रो नहीं कर पाएगी, दैट इज पर्यावरण अनुकूल। इसके साथ में चने के लिए अपन बता देंगे भी। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, मतलब बेटा कोई भी ब्रीडिंग करवाते हैं तो ब्रीडिंग करवाने के लिए पहले एक करेक्टर तो देखते हैं कि रोग प्रतिरोधक उत्पन्न करना है, कैसा उत्पन्न करना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, आदर्श पौधा वह मॉडल पौधा होता है जिसे प्रजनक विशेष वांछित गुणों के साथ में विकसित करते हैं और उच्च उपज और बेहतर अनुकूलन के लिए होता है। तो आदर्श पौधा क्या है बेटा, प्रजनक, मतलब बात करते हैं आदर्श पौधा, पहले प्रजनन अपन करवाएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे तो पहले आदर्श लक्षण तो लेंगे, आदर्श मॉडल लेंगे, एक मॉडल बनाएंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वांछित गुणों के साथ में विकसित करते हैं और उच्च उपज और बेहतर अनुकूलन में आइडियोटाइप क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद में आता है यह एक काल्पनिक, बेटा मैंने क्या कहा, काल्पनिक है, आपके चाहे कैसे भी बच्चे पैदा हो बाद में, पर कल्पना तो अच्छे से करोगे कि ऐसे होनी चाहिए, आईज ऐसी होनी चाहिए, हाइट ऐसी होनी चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, पहले तो करोगे। तो बेटा वो क्या होता है, जैसे कि आप कोई चने का प्रोडक्शन कर रहे हो, पहले इमेजिन करोगे छोटा होना चाहिए, फलियों में दाने अधिक होनी चाहिए, दानों की संख्या अधिक होनी चाहिए, और इसके साथ में दानों का आकार अच्छा होना चाहिए, तो पहले इमेजिन तो करते हो। तो वो क्या होता है, काल्पनिक डिजाइन है बेटा एक प्रकार की, जो किसी विशेष पर्यावरण या कृषि प्रबंधन के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। और अब आता है बेटा क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप आती है, पर्यावरण के लिए अनुकूल। अब अपन बात करते हैं बेटा चने की विजय किस्म होती है जो कि क्या रहती है, जो अपने शुष्क एरियाज की बात करते हैं उनमें वो अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो चने की विजय किस्म है, उसको कहीं ना कहीं रेसिलेंस वैरायटी बनाया गया है, किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति, कि पर्यावरण में कितना भी सूखापन आ जाए और जल की चाहे कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं हो, फिर भी वो क्या कर लेगी, वो किस्म वहन कर लेगी। और जैसे कि बात करते हैं HHB 67 बाजरे की किस्म है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो
उस कंडीशन में भी वो अच्छे से क्या कर लेगी, अपना वहन कर लेगी। और इसके साथ में ही अपन समझ गए होंगे कि क्लाइमेट रेसिलेंस क्या होती है, क्लाइमेट के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी तैयार कर देते हैं और वो अनुकूल हो जाती है उसके प्रति। तो देखो पर्यावरण अनुकूल फसलें सूखा, उच्च तापमान, लवणता और कहीं ना कहीं बाढ़ के तनाव को सहन कर सकती है और जलवायु परिवर्तन के कारण ये होता है, तो इसको क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप कहते हैं। और यह फसलें बदलते मौसम में कहीं ना कहीं क्या होती है, कहीं ना कहीं स्थिर उपज प्रदान करती है। इसके साथ में ही बात करते हैं जो अपना प्लांट होता है वो प्लांट कैसा होना चाहिए, प्रजनन के लिए क्या क्या अपन काल्पनिक सोचते हैं कि चना कैसा होना चाहिए। प्लांट की हाइट 50 से 60 mm होनी चाहिए ताकि वो गिरे नहीं, मध्यम होनी चाहिए। ब्लांचिंग पैटर्न मतलब बात करते हैं जो शाखाओं का अच्छी तरह से फैली हुई घनी होनी चाहिए, अधिक फलियां बननी चाहिए, जल्दी फूल आने चाहिए, जल्दी से कहीं ना कहीं पके और सूखे से बचा जा सके और जल्दी से स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आए। इसके बाद में जड़ें गहरी होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए, सूखा सहनशील करने वाली होनी चाहिए। फलियां की बात करें तो बड़ी मोटे बीज वाली ताकि उत्पादक बढ़े और रोग प्रतिरोधक वाली होनी चाहिए। तो ये क्या होती है बेटा, आइडल ब्रीडिंग होती है, आइडल होते हैं उसके। ठीक है, ब्रीडिंग प्रोसीजर की अपन बात करते हैं तो पहले आदर्श लक्षणों का चयन करते हैं कि अपन बात करते हैं। जैसे कि बात की कि चने की हाइट मध्यम होनी चाहिए, इसके साथ में ही बात करते हैं रोग प्रतिरोधकता, अधिक फलियां। तो बेटा एक तो अपन लक्षणों वाले, एक माता लेंगे एक पिता लेंगे, मतलब नर और मादा लेंगे। और नर की बात करें तो कुछ लक्षण तो नर में होने चाहिए, कुछ मादा में होनी चाहिए। अब अपन बात करें कि बेटा क्रॉस करवा रहे हैं मतलब दोनों का लक्षण अपने को लेने हैं, तो अपन चने के लिए क्या करेंगे बेटा, वांछित आदर्श लक्षणों वाले चयन करेंगे। मतलब जैसे कि एक में रोग प्रतिरोधकता है, एक में उच्च उत्पादकता है, दोनों में क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के बाद में जो संतति प्राप्त होगी उसमें दोनों के लक्षण होंगे। तो चयनित माता पिता के बीच में क्या करवाएंगे बेटा, संकरण करवाएंगे और इसके बाद में संतति प्राप्त होगी और संतति में जो लक्षण अपन ने चूज किए थे वो वाले क्या होंगे, लक्षण होंगे। और जलवायु अनुकूलता और उपज के लिए बहु स्थान परीक्षण होगा। किसानों को आदर्श पौधा और आधारित क्या मिलेगी, किस्में मिलेगी। तो बेटा ये अपने क्या होता है, ये कहीं ना कहीं ब्रीडिंग प्रोसीजर हो जाएगी। इसके बाद में आता है गेहूं की विभिन्न प्रजातियों और उनके गुणसूत्र संख्या और जीनोम की अपने को क्या देनी है, सूची बतानी है। और इसके साथ में वंशावली विधि के द्वारा किस्म बनाने की प्रक्रिया बताओ। तो बेटा ट्रेटिकम मोनोकोकम बोले तो इनकॉर्न व्हीट 14 गुणसूत्र होते हैं, ए जीनोम होता है। ट्रिटिकम ड्यूरम, ड्यूरम व्हीट बोलते हैं, इसके साथ में ही 28 आ जाएंगे, AA हो जाएगा। इसके साथ में ट्रिटिकम एस्टियम ब्रेड व्हीट बोलते हैं, कॉमन व्हीट भी बोलते हैं, 42 गुणसूत्र, AABBDD आ जाएगा। इसके साथ में ट्रिटिकम स्पेल्टा, स्पेल्ट व्हीट 42 आ जाएंगे, AABB और DD आ जाएगा जीनोम। इसके साथ में ट्रिटिकम डाइकोडाइट्स आ जाएगा जिसको वाइल्ड या जंगली इमर गेहूं कहते हैं, इमर व्हीट भी कहते हैं। इसके साथ में 28 होते हैं, AA और BB होता है। ट्रिटिकम टर्गिडम होता है, इमर व्हीट भी कहते हैं और इसके साथ में ही 28 होते हैं और कहीं ना कहीं AABB होता है। तो ये क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं क्रोमोसोम नंबर आ जाएंगे। इसके बाद में आता है वंशावली विधि के द्वारा कैसे तैयार करते हैं। जो पेडिग्री मेथड था ना, रिकॉर्ड रखते हुए सारा करते हैं, तो बेटा ये वाला ही है और जो 12th एग्रीकल्चर में आपने पढ़ी थी वही है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा शॉर्ट में अपन स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का चयन करेंगे। पेरेंट्स कैसे बेटा, वांछित लक्षणों वाले, कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जितने भी अपन चाहते हैं तो वो उनमें होनी चाहिए, जो क्वालिटी चाहते हैं वो पेरेंट्स में होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, चुने हुए माता पिता का क्या करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, F1 प्राप्त कर लेंगे। दोनों में संकरण करवा के F1 प्राप्त कर ली। F1 पौधों को दोबारा से उगाएंगे और संकरण की पुष्टि करेंगे। इसके साथ में मतलब कि संकरण हुआ नहीं हुआ, उनके लक्षण आए कि नहीं आए। फिर इसके बाद में F1 के आत्म परागण से F2PD उगाएंगे, मतलब F1 में सेल्फ पोलिनेशन करवाकर F2PD ग्रो कर देंगे। फिर F2, F3 और F4 में से चयन करते करते अपन क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आगे की पीढ़ियां ग्रो करते जाएंगे। और इसके साथ में प्रत्येक पौधों को वंशावली रिकॉर्ड में रखते हैं, मतलब उसका क्या रखते हैं बेटा, रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बाद में आते हैं ताकि लक्षणों का अपने को पता चले, वंशानुगत कौन सा लक्षण चलता आ रहा है। फिर लाइन सिलेक्शन और प्योरिफिकेशन, फिर क्या करते हैं, कतारों को अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ में ही यील्ड ट्रेड्स, मतलब चुनी गई लाइनों में परीक्षण करते हैं कि ये सही है कि नहीं है, जो लक्षण चाहते थे वो आए कि नहीं आए। फिर इसके साथ में रिलीज वेराइटी, अच्छे से उसका क्या कर देंगे, उसका मैनिपुलेशन कर देंगे, उसकी संख्या में ग्रोथ कर देंगे और संख्या में ग्रोथ करवाने के बाद में जो वेराइटी है उसको क्या कर देंगे बेटा, रिलीज कर देंगे।
इसके बाद में आता है एडवांटेज की बात करते हैं तो ये इफेक्टिव होता है, इससे इफेक्टिव फॉर क्रॉप्स विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, उनमें बेस्ट रहता है, जैसे कि बात करते हैं वीट होता है। इसके साथ में डिटेल्ड नॉलेज ऑफ जेनेटिक मेकअप एंड ट्रेट इनहेरेंट। इसके बाद में आता है अलाउ अर्ली जनरेशन सिलेक्शन एंड फिक्सेशन ऑफ ट्रेड्स, मतलब इनमें क्या हो जाते हैं जो लक्षण है वो आसानी से क्या हो जाते हैं प्राप्त हो जाते हैं जो अपन चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पेडिग्री मेथड आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर, ब्रेसिका की विभिन्न अपने को क्या बतानी है प्रजातियां बतानी है, उनके उद्भव के अंदर उनके गुणसूत्र संख्या का वर्णन करना है, साथ में ही ब्रेसिका की मैंने कह दिया था बेटा कि इनकी जो फ्लोवर बायोलॉजी वगैरह वो सारी मैं चीजें क्या बताऊंगा कॉमन बताऊंगा, संकरण की तकनीकी भी मैं क्या बताऊंगा कॉमन बताऊंगा, और उसके उद्देश्य भी। ठीक है, इसमें आपको भी क्या देखना ओनली इनके जो क्रोमोसोम नंबर है, जैसे कि बात करते हैं ब्राउन सरसों होती है, ब्रेसिका रापा होता है, तोरिया भी जिसको बोलते हैं, 20 गुणसूत्र होते हैं, जीनोम ए होते हैं, मेडिटेरियन रीजन होता है। इसके साथ में ब्रेसिका नाइग्रा हो जाएगा, ब्लैक मस्टर्ड भी कहते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं और मेडिटेरियन रीजन में होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है बेटा ब्रेसिका की स्पीसीज है। इसके बाद में बात करते हैं ब्रेसिका की, मैंने इसको बता दिया कि ये क्या करेंगे अपन कॉमन तरीके से पढ़ेंगे, और इसके साथ में ही अपने इसमें क्या करते हैं ब्रेसिका में जो अपन कहीं ना कहीं क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो एक तो हैंड पोलिनेशन करते हैं, एक अपन क्या करते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, मतलब जो प्राकृतिक तरीके से जो पोलिनेशन होता है उसको अपन क्या कर देते हैं रोक देते हैं। इसके साथ में कंट्रोल्ड पोलिनेशन करते हैं, मतलब ये अपने क्या हो जाएगा बेटा ये कहीं ना कहीं इनकी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो मैं कह दिया हूँ कि मैं आपको बताने वाला हूँ वन शॉट क्लास में बताने वाला हूँ। इसमें देखिएगा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने कहा कि कॉमन तरीके से बताऊंगा, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो ब्रीडिंग प्रोसीजर भी कॉमन तरीके से। अभी उन क्वेश्चन पर अपन ज्यादा फोकस करेंगे जो कि बाहर से आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आसपास से आ रहे हैं। इसके बाद में देखिएगा सूरजमुखी में सुधार के काम में आने वाली विभिन्न प्रजनन विधियों की सूची बतानी है, और सूरजमुखी में संकर किस्म बनाने की आपको क्या बतानी है प्रक्रिया बतानी है। तो आपको इसमें देखना है कहीं ना कहीं हाइब्रिड जो वेराइटी है वो अपन कैसे तैयार कर सकते हैं, हाइब्रिड वेराइटी कैसे तैयार कर सकते हैं, और सूरजमुखी में सुधार में काम में आने वाली विभिन्न प्रजनन की जो विधियां होती है उनको सूचीबद्ध अपने को करना है। तो वो अपने को कॉमन तरीके से, क्योंकि विधियां भी सारी पता है, संकर बीज कैसे बनाना है ये भी अपने को देखना है। तो मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री, बल्क मेथड, हाइब्रिडाइजेशन, ये अपने क्या करते हैं कहीं ना कहीं अपनाते हैं। इसके साथ में ही जो अपने बेटा इसमें कौन सी जो साइटोप्लाज्मिक जो मेल स्टेरिलिटी होती है, सीएमएस होती है, सीजीएमएस होती है, तो उन मेल स्टेरिलिटी का कहीं ना कहीं उपयोग करके क्या करते हैं संकर बीज उत्पादन करते हैं क्रॉस पोलिनेशन वाली फसलों में। जिनमें क्रॉस पोलिनेटेड होता है उनमें कहीं ना कहीं अपने क्या करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं मेल स्टेरिलिटी के द्वारा प्लांट तैयार करते हैं, संकर बीज उत्पादन करते हैं, संकर पौधे उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो संकर बीज उत्पादन अपन कौन सी विधि से करेंगे, अपन कहीं ना कहीं जो क्रॉस पोलिनेशन में अपन बात करते हैं जैसे कि जो मेल स्टेरिलिटी है उसके द्वारा अपन तैयार करेंगे। इसमें आता है सबसे पहले पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का मतलब है बेटा ये आपकी क्या है कोई फसल है, ये आपकी क्या है कोई फसल है, और इसमें आप क्या कर रहे हो बेटा इंप्रूवमेंट कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो इंप्रूवमेंट कर रहे हो। जैसे कि इसमें कोई रोग का आक्रमण ज्यादा होता है तो इसके प्रति आप क्या कर रहे हो इसको रेसिस्टेंस बना रहे हो। इसमें उपज कम है तो इसकी उपज को क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो। इसमें गुणवत्ता कम है, इसमें गुणवत्ता कम है तो इसकी गुणवत्ता को क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो। तो देखो समष्टि सुधार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी फसल की आबादी में श्रेष्ठ पौधों का चयन करके उनकी कहीं ना कहीं संख्या बढ़ाई जाती है ताकि पूरी जो आबादी है उसका प्रदर्शन बेहतर हो सके। मतलब समष्टि सुधार की बात करते हैं जिसमें किसी फसल की आबादी में क्या करते हैं कहीं ना कहीं श्रेष्ठ पौधों का चयन करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते हैं और पूरी आबादी का प्रदर्शन बेहतर करते हैं। बेटा अपन क्या करते हैं पहले श्रेष्ठ मतलब बात करते हैं कोई भी श्रेष्ठ पौधों का, जैसे कि ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में अपन क्या करेंगे ये बेटर पौधा है ये बेटर पौधा है, अब इन दोनों को अलग करके इनसे क्या करेंगे बीजों की संख्या बढ़ाएंगे। फिर इनसे कहीं ना कहीं 50 प्लांट हो गए, 50 से अपन क्या करेंगे संख्या बढ़ाएंगे, फिर 500 हो गए, 500 से संख्या बढ़ाएंगे 5000 हो जाएंगे, 5000 से 5 लाख हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो होती है वो कहीं ना कहीं समष्टि सुधार होती है।
ऐसे तो नहीं होगा कि 10-20 से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये कब होगा? जब बल्क मात्रा में अपन करेंगे, अपन कहीं ना कहीं श्रेष्ठ पौधों का चयन करते करते अपन कहीं ना कहीं बीज की जो संख्या है उनका गुणन करेंगे, तब ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट अपने कंपोजिटिव वेराइटी, संकुल किस्म। संकुल किस्म वह होती है जो समान आबादी के श्रेष्ठ पौधों के बीजों को मिलाकर विकसित की जाती है। समान आबादी के श्रेष्ठ पौधों के बीजों को मिलाकर कहीं ना कहीं विकसित की जाती है और इसे द्रव्यमान चयन के द्वारा रखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? कंपोजिटिव वेराइटी हो जाएगी। इसके बाद में आता है बेटा क्लोन। क्लोन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो माता पिता से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा तैयार होते हैं। मतलब क्लोन वे पौधे होते हैं जो एक ही माता पिता से वेजिटेटिव जो प्रजनन होता है, प्रोपेगेशन होता है, उसके द्वारा क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। और इनका जो लक्षण होता है, इनके जो लक्षण होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कहीं ना कहीं किसकी जैसे होती है? ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरह होती है। किसकी तरह होती है बेटा? पेरेंट्स की तरह होती है, कहीं ना कहीं जनकों की तरह है होती है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने आता है मोनोसियस। क्या आता है बेटा? मोनोसियस। मोनोसियस एक प्लांट है। मोनोसियस एक क्या है? प्लांट है। डायोसियस भी एक क्या होता है? प्लांट होता है। एक क्या होता है? डायोसियस प्लांट होता है। बेटा ध्यान से समझना, डायोसियस है। डायोसियस, डायो का मतलब क्या हुआ? दो। मोनोसियस का मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब क्या हुआ? एक। एक ही प्लांट पर जब नर और मादा हो, दो प्लांटों पर जब नर, एक पर नर होगा एक पर मादा होगा, तो दो पर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो दो प्लांट है मतलब एक पर नर है एक पर मादा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डायोसियस है। एक ही प्लांट पर जब नर और मादा रहती है तो उसको क्या कहते हैं? मोनोसियस कहते हैं। तो देखिएगा उभयलिंगी में क्या होता है? नर और मादा फूल एक ही पौधे पर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मोनोसियस कहते हैं। जब अलग अलग होते तो इसको डायोसियस बोल देते। क्या बोल देते? डायोसियस बोल देते। तो ये लिख लेना बेटा। इसके बाद में आता है एसएसडी। एसएसडी मेथड मैंने बता दिया था कि एक पौधे से एक बीज कलेक्ट करना है, एक पौधे से एक बीज कलेक्ट करना है। इसके बाद में आता है क्वालिटेटिव ट्रेड्स और क्या आते हैं? क्वांटिटेटिव। क्या आता है बेटा? एक क्वालिटेटिव आता है, एक क्या आता है? क्वांटिटेटिव आता है। तो अपन बात करते हैं इन दोनों में अंतर की बात करते हैं। इन दोनों में किसकी बात करते हैं बेटा? कहीं ना कहीं अंतर की बात करते हैं। एक में क्या होता है? गुणात्मक होता है, एक में कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। एक में क्या होगा? गुणात्मक होगा और एक में कहीं ना कहीं क्या होगा? मात्रात्मक होगा। एक या कुछ ही प्रमुख जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वालिटेटिव की बात करते हैं, जो गुणों की बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं, तो एक या कुछ गुणों के द्वारा ही अपन क्या करते हैं? मतलब जैसे कि आपको क्या करना है? यील्ड बढ़ानी है, सॉरी अपन बात करते हैं जैसे कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रमुख जीन के द्वारा हो जाता है, या इसके द्वारा अपन बात करते हैं दूसरी हाइट बढ़ानी है, या कहीं ना कहीं थली का आकार बढ़ाना है, तो वो क्या होता है? वो कहीं ना कहीं एक या कुछ प्रमुख जीनों के द्वारा। ये क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ानी है तो बेटा सारे लक्षण सुधारने पड़ेंगे, तब क्वांटिटी बढ़ेगी, तब उसकी उपज बढ़ेगी। तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कई सारे बहुजीनी को क्या करना है? नियंत्रित करना है। स्पष्ट और भिन्न प्रकार के रूप में क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। जो क्वालिटेटिव होते हैं बेटा वो कहीं ना कहीं स्पष्ट और भिन्न प्रकार में क्या होते हैं? कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं। और ये क्या होता है? गुणों का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके साथ में ही एग्जांपल्स की बात करते हैं। फ्लावर का कलर चेंज करना है, सीड की शेप करनी है, मतलब जो बीज होता है बीज की कहीं ना कहीं आपको शेप चेंज करनी है। शेप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? कहीं ना कहीं बीज का जो आकार है वो चेंज करना है, और कहीं ना कहीं फूल का रंग चेंज करना है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव के द्वारा होता है। और इसके बाद में आता है पौधे की ऊंचाई, पौधे की उपज, वजन, ये चेंज करना है। तो ये सारे अपने बहुत सारे जीन होते हैं, माइनर जीन होते हैं, उनके द्वारा अपने को मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और इसके साथ में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में अंतर बताना है। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सॉरी साइटोप्लाज्मिक है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक नहीं है, साइटोप्लाज्मिक है, एक जेनेटिक है। तो इनकी बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक सीएमएस बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। एक आती है सीजीएमएस, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। देखो बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोशिका द्रव्य बोले तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके द्वारा क्या होता है? ये कहीं ना कहीं उसके द्वारा कंट्रोल होता है। कोशिका द्रव्य,
में जीन में क्या होता है, उत्परिवर्तन के कारण साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। मतलब बात करते हैं ये मेल स्टेरिलिटी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये साइटोप्लाज्मा के द्वारा क्या होती है, कहीं ना कहीं कंट्रोल होती है। किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मा के द्वारा कंट्रोल होती है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा वो बात करते हैं तो ये न्यूक्लियर के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूक्लियर के द्वारा जो कंट्रोल होती है वो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है। जो साइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है उसको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, माता पिता से, मातृ पक्ष से मिलता है, कहीं ना कहीं बात करते हैं तो ये किससे मिलता है, साइटोप्लाज्म किससे मिलता है, ये कहीं ना कहीं मातृ पक्ष से मिलता है। और ये मेंडेलियन विधि से क्या होता है, वंशानुगत होता है। वंशानुगत का नियम था मेंडल का, उस विधि से होता है। नर बंधित पौधे पराग नहीं देते हैं, नर बंधित पौधे नाभिकीय जीन के कारण पराग नहीं देते हैं। इधर बात करते हैं आगे की ओर बेटा, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ हीट, जो कि मैं सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा जो वन शॉट क्लास होगी उसमें आपको बताने वाला हूं कि जो अपने गेहूं होता है, गेहूं का उद्भव किस प्रकार से हुआ। बेटा अपन बात करते हैं, अपना विकास माना जाता है कि बंदरों वगैरह से कई संकरणों इसके बाद में प्राप्त हुआ, कई पीढ़ियों के बाद में प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं, गेहूं का भी जंगली प्रजाति से हुआ था, पर इसके साथ में ही कई प्रोसेस के द्वारा होता, आपस में कई सारे उत्परिवर्तन हुए, कई सारे संकरण हुए, उसके बाद में क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो देखिएगा अब आता है नेक्स्ट अपने यू ट्राइंगल ऑफ मस्टर्ड। मतलब क्या आता है बेटा, यू ट्राइंगल आपको क्या पूछता है, ऐसे ट्राइंगल पूछता है। किसका पूछता है, ये ट्राइंगल पूछता है आपको मस्टर्ड का, कि ये कैसे बनता है। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं यू ट्राइंगल वह सिद्धांत है जिसमें ब्रेसिका की 3 डिप्लॉइड प्रजातियों और उनके उत्पन्न जो एम्फी डिप्लॉइड प्रजातियों के विकास से संबंधित है। बेटा एक प्रजाति यहाँ पर आएगी, एक यहाँ से आएगी, इन दोनों से एक बीच में बन जाएगी, एक यहाँ पर आएगी, इन दोनों से एक बीच में बन जाएगी, एक यहाँ पर आएगी, इन दोनों से एक ये बन जाएगी। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे कि ब्रेसिका रापा हुई और ब्रेसिका नाइग्रा हुई और ब्रेसिका ओलेरेसिया हुई। तो इसमें क्या होता है बेटा, RNO, ठीक है, ब्रेसिका रापा और इसके साथ में ब्रेसिका कौन सी हो जाएगी, नाइग्रा हो जाएगी और ब्रेसिका ओलेरेसिया हो जाएगी। ये वैसे मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बताने वाला हूं, पर बस इतना सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये 36, 38 और 34 क्या होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं अपने क्या होते हैं बेटा, इनमें कहीं ना कहीं क्रोमोसोम होते हैं। मतलब ऐसे समझ लो 3 और 3 के द्वारा 3 और बनती है, टोटल 6 बन जाती है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। ये मैं आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल करवा दूंगा, जो PDF है उसके माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ वन शॉट क्लास में। ये किसने दिया था, नागाहरू ने दिया था। किसने दिया था बेटा, नागाहरू ने दिया था, ये इतना याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने गन्ना सुधार कार्यक्रम के प्रजनन उद्देश्य बताने हैं और इसके सुधार के लिए प्रजनन विधि बतानी है आपको। बेटा गन्ना में सुधार अपन करते हैं, कहीं ना कहीं शुगर केन में करते हैं, तो शुगर में रस की मात्रा बढ़ानी है। जो अपने स्टेम होता है उसकी जो तना होता है उसकी आकार बढ़ाना, उसका आकार बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, रस वगैरह अधिक प्राप्त होगा, वो सकुलेंट होगा। तो ये अपने क्या होता है, गन्ने में कहीं ना कहीं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो इनमें क्या होगा बेटा, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो पादप प्रजनन के क्या होंगे, कहीं ना कहीं उद्देश्य होंगे, और उद्देश्य होने से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा उनमें कि अपन जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ब्रीडिंग किस उद्देश्य से करवा रहे हैं, दैट इज वो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। जैसे कि आपको रस की मात्रा बढ़ानी है, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिठास बढ़ानी है, तो दैट इज वो अपने क्या है बेटा, वो कहीं ना कहीं अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स में कॉमन तरीके से भी आपको समझा दूंगा। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, ये इसके क्या हो जाएंगे, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स और ब्रीडिंग के जो मेथड्स है, जो प्रोसीजर्स है, ये अपन क्या करेंगे, कॉमन तरीके से बात करेंगे। अब आता है TPS, क्या आता है बेटा, ट्रू पोटैटो सीड। क्या आता है, ट्रू पोटैटो सीड आता है। ट्रू पोटैटो सीड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सीड तैयार किया जाता है। किसका सीड तैयार किया जाता है, अपने पोटैटो का। बेटा अपन ने बात की थी जिनका वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन होता है, मतलब कहीं ना कहीं वानस्पतिक प्रजनन होता है, तो वानस्पतिक प्रजनन उनके वानस्पतिक भाग से होता है। अब अपने को ट्रू पोटैटो सीड, मतलब अपने को पोटैटो का सीड तैयार करना है, तो उसको ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं। तो जो TPS टेक्निक है, जो शुद्ध आलू बीज तकनीक है, वो परंपरागत कंदों की जगह पर आलू के फूलों से प्राप्त जैविक बीजों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं खेती के लिए। आलू के फूलों से प्राप्त जैविक बीज होते हैं,
जिनको ट्रू सीड कहते हैं, और उन ट्रू सीडों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन ट्रू बीजों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें स्वस्थ और रोगमुक्त पौधे उगाने के लिए ट्रू सीड का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। याद रखना बेटा, जो कंदों पर निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी, और जो अपने रोग मुक्त अपने को बीज मिल जाएगा आलू का, इसको ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक कहते हैं, टीपीएस टेक्निक कहते हैं। बात करते हैं एडवांटेज क्या क्या है, डिजीज मुक्त होते हैं, लागत में कमी आती है, भंडारण वगैरह आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं, ये उनकी कंपेयर में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। इसके साथ में ही अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है अपने कौन सा, बैक क्रॉस क्या है और इनकी आवश्यकताएं बताइएगा। तो जो वन शॉट क्लास होगी उसमें बताएंगे। और गेहूं में जो अप्रभावी जीन है उसको स्थानांतरित करने के लिए क्या बताना है, कहीं ना कहीं बैक क्रॉस मेथड के बारे में बताना है। तो ये कहां पर बताएंगे बेटा, ये कहीं ना कहीं आपको उस क्लास में बता देंगे, या एक बार देख लो कॉमन तरीके से आप बता दो कि कोई भी अपने को जीन स्थानांतरण करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है, अपन पेरेंट्स का क्या करते हैं बेटा, चयन करते हैं। पेरेंट्स का क्या करेंगे, हर में पेरेंट्स का चयन करेंगे। फिर इसमें क्या होता है, एक मादा होती है, और इसमें क्या होता है, इनमें संकरण करवाते हैं। नर और मादा में क्या करवाएंगे, मेल और फीमेल में क्या करवाएंगे बेटा, संकरण करवाएंगे। और फिर F1 प्राप्त होंगे, अपने को F1 प्राप्त होगी, और फिर F1 का संकरण वापस ऊपर वाले से करवाएंगे। वापस क्या करवाएंगे, किससे करवाएंगे बेटा, वापस अपन आरपी से करवाएंगे, इस मादा से करवाएंगे। F1 का वापस करवा दिए, फिर आगे प्रतीक संग्रहण करवाता रहेंगे। मतलब एक तो इधर की आगे की पीढ़ी रहेगी, उसका प्रतीक संग्रहण मतलब पीछे वाले से क्या करवाते जाएंगे, क्रॉस करवाते जाएंगे, क्रॉस करवाते जाएंगे। तो यही क्या होता है बेटा, बैक क्रॉस होता है। फिर लास्ट में अपन इवोल्यूशन कर लेंगे कि क्या अपन जो लक्षण का ट्रांसफर कर रहे थे क्या वो हुआ, अपन जीन का ट्रांसफर कर रहे थे क्या वो हुआ। तो वो ये क्या होता है बेटा, बैक क्रॉस होता है। मेन इसमें यही थीम है कि एक ही माइंड में रखना कि पीछे वाले से संग्रहण, F1 आई तो पीछे वाले से संग्रहण करवाएंगे, F2 आई पीछे वाले से संग्रहण करवाएंगे। ठीक है, ये अपने क्या होती है, बैक क्रॉस होती है, जो बी में उसके बाद में भी आपको बताने वाला हूँ कब, जब अपने वन शॉट क्लास आएगी। वैसे वन शॉट में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पर इस में आसपास के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, वो अपने को इस क्लास के माध्यम से देखने पड़ेंगे। तो देखिएगा, भारत में चने की जो फसल है उसकी कम उत्पादकता के क्या कारण है, वंशावली विधि का वर्णन कीजिए। तो वंशावली विधि का अपन वर्णन कर चुके हैं, अब आपको ये सिलेबस में नहीं दे रखा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें वो कहीं ना कहीं अपने को पेपर सॉल्यूशन में देखना जरूरी है। तो देखिएगा, कम उत्पादकता के कारण की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ क्लाइमेट, मतलब जलवायु क्या नहीं होती है, अनुकूल नहीं होती है। मतलब वो क्या नहीं रहती है, वो फेवरेबल नहीं रहती है, अनफेवरेबल रहती है। तो अनियमित वर्षा, सूखे की स्थिति में फसल की वृद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो अनुकूल जलवायु की क्या होती है बेटा, कमी होती है। दूसरा आता है पुअर सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मृदा की उर्वरता क्या होना, कम होना। चना उगाने वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये होता है अपने, ये बाधा होती है। इसके साथ में गुणवत्ता युक्त बीज की सीमित उपलब्धता, चने का इतना गुणवत्ता युक्त बीज नहीं मिल पाता है, तो ये बाधाएं आती है। बायोटिक स्ट्रेस, मतलब विल्ट आ जाती है, ब्लाइट आ जाती है, पॉड बोरर, एफिड, ये अटैक कर देते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर आता है बेटा अपर्याप्त फसल प्रबंधन, मतलब गलत बुआई, दूरी, और इसके साथ में ही उर्वरक का प्रयोग, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बाधाएं डालते हैं कम उत्पादकता में। ठीक है, और उन्नत किस्मों और तकनीकों को अपनाने में कमी आ जाएगी। तो ये क्या होती है बेटा, इनके कारण कहीं ना कहीं चने की उत्पादकता कम होती है, चने की प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा, कम होती है। पेडिग्री मेथड की अपन क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। ठीक है, ये मसूर में आ गया, तो मसूर का पूरी चीजें वही है जो अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि मसूर में क्या क्या पूछ रखा है देख लो, ये कॉमन चीजें बताऊंगा, ये कॉमन होगी। प्रजातियों का वितरण और प्रजनन के उद्देश्य भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। बस आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन, गुणसूत्र वगैरह, क्रोमोसोम वगैरह, ये आपको एक चार्ट में मिलेंगे, वो आपको याद करने होंगे। ठीक है, कुछ वेराइटीज आपको याद करनी होगी, तो वो भी जल्द आने वाली है। उसके लिए आपको कमेंट करना है कि सर जल्दी से वो क्लास लेकर आओ। वो बेटा आपके लिए रामबाण क्लास होने वाली है, इसे समझ लो। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पेपर में आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, जिसकी अपन बात कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वर्टिकल रेसिस्टेंस, जिसकी अपन बात कर चुके हैं, रिपीट हो चुका है। अब आता मल्टीपल वेराइटीज, क्या होती है बेटा, मल्टीपल वेराइटीज आती है। मल्टीपल वेराइटीज किसको बोलते हैं, आनुवंशिक रूप से, जो कि क्या होती है, आनुवंशिक रूप से समान होती है, रोग प्रतिरोधक जीनों में भिन्नता रखने वाली कई लाइनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। कई लाइनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो कि विभिन्न
रोगजनकों के विरुद्ध क्या होती है, कहीं ना कहीं टिकाऊ प्रतिरोध उत्पन्न करती है। क्या करती है, टिकाऊ प्रतिरोध उत्पन्न करती है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने बहुवंशक्रम किस में हो जाएगी। और मोलिकुलर मार्कर की अपन जो डेफिनेशन है वो देख चुके हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब है बेटा अपने पास में कोई विपरीत परिस्थिति है उसमें अपन स्टेबल रह सके, उसमें अपन स्टेबल रह सके, उसमें अपन स्थिर रह सके। तो फसलों को अपन स्टेबिलिटी के लिए भी क्या करवाते हैं, कहीं ना कहीं फसलों की स्टेबिलिटी के लिए भी अपन क्या करवाते हैं बेटा, कहीं ना कहीं क्या करवाएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे। तो स्थायित्व का मतलब है कि फसल की किस्म विभिन्न पर्यावरणों और इसके साथ में ही मौसम में अच्छा प्रदर्शन करने वाली हो, अपनी स्थिरता को, स्थायित्व को क्या करते रहे, ये बनाई रखे। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं, कि कैसी भी पर्यावरण की कंडीशन हो उसमें भी ये बनी रहे। इसके बाद में आता है प्योर लाइन सिलेक्शन और इसके साथ में ही आता है मास सिलेक्शन में अंतर। बेटा प्योर लाइन सिलेक्शन की बात करते हैं, आनुवंशिक रूप से शुद्ध आबादी होती है। इधर बात करते हैं आनुवंशिक रूप से क्या होती है, विविध होती है, मतलब मास सिलेक्शन करते हैं। इसके साथ में ही प्योर लाइन मतलब छाट छाट कर इसमें अलग करते हैं, मास मतलब बल्क मात्रा में अलग करते हैं। मुख्यतः सौपरागित फसलें होती है प्योर लाइन सिलेक्शन में, और यहाँ पर क्या होती है क्रॉस जो पोलिनेटेड जो फसलें होती है। सेल्फ पोलिनेटेड में क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन मुख्यतः, वैसे तो दोनों में आ सकता है पर मुख्यतः किस में आता है, क्रॉस पोलिनेटेड में आता है। बात करते हैं शुद्ध और सम्मान किस में होती है, प्योर लाइन में, और इधर क्या होती है, विविध होती है। बात करते हैं व्यक्तिगत पौधों पर क्या होता है, चयन होता है। इसमें तो क्या करते हैं, समूह में करते हैं, मास सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पर्सनली, मतलब तभी तो प्योर लाइन सिलेक्शन बोलेंगे। इसके बाद में टाइम की बात करते हैं, समय साथ में कई पीढ़ियां चलती है और इसके साथ में तेज और क्या होती है, सरल होती है। अब एक एक लाइनें चूज करते हैं तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, इसमें क्या होगा, जल्दी हो जाएगी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जिसमें अपन क्या कर चुके हैं, अंतर की बात कर चुके हैं। तो इसको अपन क्या करते हैं बेटा, स्किप करते हैं, पहले ही अपन बात कर लिए। इसके बाद में आता है चने के लिए आइडियोटाइप ब्रीडिंग। आइडियोटाइप लक्षण कौन से है, ब्रीडिंग क्या है, इसकी भी अपन क्या कर चुके हैं बेटा, चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में अपने आता है चारे वाली फसलों में गुणात्मक लक्षण कौन से हैं, रिपीट हो चुका है, सबसे फर्स्ट वाले पेपर में आता है क्वेश्चन। सरसों में सुधार कार्यक्रम में क्या बताना है आपको, सबसे पहले तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव जो कि कॉमन तरीके से बताऊंगा, सुधार के लिए कौन कौन सा ब्रीडिंग प्रोसीजर वो भी कॉमन तरीके से, उसमें किस में याद करनी है, ओनली क्या करनी है, वेराइटीज आपको याद करनी है। इसको अपन स्किप करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है, उनमें अपन प्रजनन विधियों कौन कौन सी चूज करते हैं, वंशावली विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो वंशावली विधि के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अरे चर्चा कर चुके हैं, नहीं कर चुके कि सर बिल्कुल कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है, रिकॉर्ड रखते हैं, पेडिग्री मेथड कहते हैं। इसके बाद में आता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन कौन सी प्रजनन की विधियां अपनाते हैं। तो सबसे पहले लिख लो बेटा, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल डिसेंट मेथड और बैक्रॉस मेथड। ये सारे मेथड अपन किसमें, जो स्वपरागित फसलें होती है, जो स्वपरागित फसलें होती है उनमें कहीं ना कहीं इनको क्या किया जाता है बेटा, इनको यूज किया जाता है। तो ये स्वपरागित फसलें हो जाएगी। अब स्वपरागित फसलों में आने वाली काम में आ जाएगी, जिसमें अपन बात करते हैं, और ये जो ऊपर है पेडिग्री मेथड का, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। प्रमाणित बीज से आप क्या समझते हैं, प्रमाणित बीज की बात करते हैं। सर्टिफाइड बीज, जो कि कहीं ना कहीं एक क्या होता है, अपने को सर्टिफाइड सीड बता देता है, नीले कलर का टैग ये बता देता है कि ये क्या है, गुणवत्ता युक्त है, और इसके उत्पादन की तकनीक आपको बतानी है। देखो बेटा बात करते हैं, प्रमाणित बीज वह होता है जो कि अधिकृत संस्थाओं के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित होता है, संसाधित होता है और संभाला जाता है, ताकि आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। बात करते हैं कैसे उत्पादन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट एंड आइसोलेशन, मतलब एक स्थान का चुनाव करेंगे और उसमें अपन कहीं ना कहीं आइसोलेशन रखेंगे, दो खेतों के मध्य दूरी रखेंगे, दैट इज सिलेक्शन और साइट और आइसोलेशन आ जाएगा, मतलब स्थान का चयन और पृथक्करण दूरी। फिर फाउंडेशन और रजिस्टर, मतलब सर्टिफाइड सीड किससे तैयार करते हैं, फाउंडेशन से, और विदेशों में किससे करते हैं, रजिस्टर से। तो अपन किससे करते हैं, फाउंडेशन, मदर सीड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आता है फील्ड की प्रिपरेशन करेंगे, सॉविंग करेंगे, क्रॉप का मैनेजमेंट करेंगे, और इसके साथ में रोगिंग, मतलब जो अपने जो भी अन्य फसल के कोई भी पौधे हैं या इसके साथ में ही रोग वाले जो रोगग्रसित जो पौधे हैं उनको काट कर फेंकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रोगिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग, फसल को सही समय पर काटा जाता है ताकि बीज की गुणवत्ता में गिरावट ना हो, तो ये हार्वेस्टिंग आ जाएगा।
प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आ जाएगा, मतलब साफ सफाई करते हैं, सुखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग स्टोरेज हो जाएगी। सर्टिफिकेशन मतलब बीज को प्रमाणित करने के लिए निरीक्षण करवाया जाता है, इंस्पेक्शन करवाया जाता है और उसके बाद में प्रमाणन मिल जाता है, तो यही अपने क्या है बेटा, सर्टिफाइड सीड है। ठीक है, आपने फोर्थ सेमेस्टर में कहीं ना कहीं सीड टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें ये अच्छे से समझाई थी। अगर फिर भी इसको दोबारा से और बताना तो वन शॉट क्लास के लिए मैसेज कर देना, कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, पूरी क्लास वन शॉट क्लास आ जाएगी, एक ही क्लास में सब कुछ करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, पर परागित फसलों में कौन कौन सी विधियां अपन यूज में लेते हैं, साधारण आवर्ती चयन का बताना है। तो बेटा मास सिलेक्शन काम में लेते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन भी अलग अलग प्रकार का होता है, रेस्ट्रिकेटेड, इसके साथ में रेसिप्रोकल और सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक है, और ये जो आवर्ती चयन है ये आपको बता दिया जाएगा बाद में। ठीक है, जिसकी डिटेल से आपको पूछ रहा है, तो ये अपने क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने कंप्लीट होता है। वही आलू का क्वेश्चन शुरू में जो आया था वो क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है, और सारे आपके क्या हो चुके हैं, जो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब वन शॉट क्लास में इसमें मैं नहीं मानूंगा कि पूरी चीजें कवर हो गई है, जो अपने 1 से 9 टॉपिक है मोस्टली वो कहीं ना कहीं वन शॉट क्लास के माध्यम से कंप्लीट होंगे। वन शॉट क्लास आपको कब चाहिए वो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता देना, आप सभी के लिए वन शॉट क्लास आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।